नमस्ते और ढेर सारा स्वागत आपका ऑड नारी पर। बात करीब 15 बरस से भी ज़्यादा पहले की है। इंटरनेट उस वक्त छोटे छोटे शहरों तक नहीं पहुंचा था। टीवी और अखबार ही खबरें बताने का जरिया हुआ करते थे। उस समय एक ऐसी खबर हर जगह दिख रही थी जिसके बारे में दबी ज़बान सब लोग बात कर रहे थे, लेकिन बच्चों के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती थी। टीवी चैनल चीख चीख कर बता रहे थे कि एक आदमी फांसी चढ़ने वाला है। इस आदमी ने कुछ बहुत बुरा किया था, इतना बुरा कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी उसको माफ़ी नहीं दी थी। खबरों में बार बार रेप और मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। टीवी चैनल पर एंकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बता रहे थे कि फांसी के फंदे में गांठ ऐसे लगाते हैं, इसकी मोटाई इतनी होती है, इसको ऐसे चिकना बनाते हैं, इस तरह से फांसी दी जाती है। फांसी देने वालों के इंटरव्यू आ रहे थे। जिस दिन उस इंसान को फांसी हुई वो दिन था 14 अगस्त 2004। वो आदमी था धनंजय चटर्जी। केस था 1990 में हुए हेतल पारेख के रेप और मर्डर का। वो पिछला केस जिसमें रेप और हत्या के आरोप में किसी को फांसी की सज़ा हुई थी। इसके बाद अब जाकर 20 मार्च 2020 को निर्भया गैंग रेप में दोषी पाए गए 4 अपराधियों को तिहाड़ जेल में फांसी हुई है। आज बात करेंगे हेतल की। हेतल 10वीं की स्टूडेंट थी। कोलकाता में अपने माँ बाप के साथ भवानीपुर के एक अपार्टमेंट में तीसरे फ्लोर पर रहती थी। सामने वाले अपार्टमेंट में एक गुजराती सर से अक्सर पढ़ाई में मदद लेने जाया करती थी। उसके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो टेस्ट वगैरह की जांच करवाने अक्सर सर के पास जाया करती थी। 5 मार्च 1990 को भी हेतल एग्ज़ाम देकर वापस आई थी। उसके बाद सर के पास कॉपी चेक करवाने के लिए गई थी। सर घर पर नहीं थे तो वापस आ गई। आखिरी बार उसे सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाली काजल बागची ने देखा और बाय बोला। उसके बाद हेतल वापस नहीं लौटी। घर वापस आने के बाद थोड़ी देर के लिए वो अपनी माँ के साथ अपार्टमेंट में ही थी। शाम को 5:20 पर माँ मंदिर जाने की बात कहकर निकल गई। आधे घंटे बाद जब वो वापस आई तो दरवाज़ा बंद था। खोलने की कोशिश करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसकी माँ ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया कि दरवाज़ा तोड़ दें। अंदर हेतल की डेड बॉडी पड़ी थी। ये देखते ही उसकी माँ चीखकर उसकी तरफ लपकी। दरवाज़ा तोड़ने पर उसकी माँ और सोसाइटी के कुछ और लोगों ने उसे घर के दरवाजे के पास मरा हुआ पाया। शरीर पर 21 घाव थे। डेड बॉडी के आसपास खून फैला हुआ था। पूरे अपार्टमेंट में हंगामा मच चुका था। शक की सुई घूमी अचानक से धनंजय की तरफ। धनंजय उसी अपार्टमेंट में एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से तैनात था, एक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से। जिस समय ये सब कुछ हुआ उस समय धनंजय को ऑफ ड्यूटी होना था क्योंकि उसकी शिफ्ट 2 बजे ख़त्म हो जाती थी। लेकिन उस दिन 5 बजे के आसपास ही उसे वहाँ देखा गया था, ऐसा वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने कहा। कुछ विटनेस जो नीचे थे उन्होंने ये भी कहा कि धनंजय ने आवाज़ लगाने पर हेतल वाली बालकनी से झाँक कर देखा था, जवाब दिया था। लिफ्टमैन ने भी बोला कि उसने धनंजय को हेतल वाले फ्लोर पर उतारा था। लोगों को लगा बस यही है अपराधी। धनंजय को पता चला तो वो अपने घर भाग गया। 2 महीने बाद उसे वहीं से पकड़ा गया। फिर इस केस की दिक्कत क्या थी? इस केस की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई। जब धनंजय पर केस चल रहा था तब मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स में उसे ऐसे दरिंदे की तरह दिखाया गया था जिसे फांसी नहीं मिली तो दुनिया भाड़ में जाकर गिर जाएगी। खबरों में भी जो बताया गया था उसके हिसाब से कई लोग तो ये मानते थे कि धनंजय ने हेतल को मारने के बाद उसकी लाश के साथ रेप किया। 1994 में हाई कोर्ट में अपील करने के बाद धनंजय के केस पर स्टे लग गया था। एक दिन गलती से कुछ फाइलों में दूसरी फाइलों में कुछ खोजबीन करते हुए धनंजय की फाइल मिली। नवंबर 2003 में सवाल फिर उठा कि अब तक इस पर से स्टे क्यों नहीं हटा है। फिर जल्दबाजी में इस केस को निपटा दिया गया। 2004 तक आते आते धनंजय हर जगह से हिम्मत हार चुका था। आखिर जब राष्ट्रपति ने भी उस पर दया नहीं दिखाई, उसे फांसी देने वाले नाटा मालिक ने बताया कि वो जाकर शांति से फांसी के फंदे के पास खड़ा हो गया, खुद चलकर। लेकिन आखिर तक उसने यही कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब मिलकर मुझे मारने में लगे हैं। समाज का कलेजा ठंडा हो गया था उसे फांसी पर चढ़ाकर। आखिर न्याय जो हो गया था, हेतल के कातिल को उसके कुकर्म की सज़ा मिल गई थी। 11 साल बाद दोबारा खुली धनंजय की केस फाइल और जो मिला उसने कानून के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए। 2015 में कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के 2 प्रोफेसर्स ने इस केस को दोबारा स्टडी किया। एकदम ध्यान से एक एक बारीकी देखते हुए इसकी बखिया उधेड़ दी। पता चला कानून के लंबे हाथ
कई जगहों तक तो पहुंचे ही नहीं थे। ये दो प्रोफेसर थे, देवाशीष सेनगुप्ता और प्रबल चौधरी। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। 2015 में पब्लिश इस रिपोर्ट में कई ऐसी चीज़ें बताई गईं जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हेतल की फॉरेंसिक रिपोर्ट से एक तस्वीर भी सामने आई जिस पर हेतल के शरीर पर लगे चोट के निशान दिखाए गए थे। सारे चोट के निशान ऊपर हैं, शरीर के ऊपरी हिस्सों पर थे, गर्दन और चेहरे के पास। सवाल ये उठे कि अगर हेतल का रेप हुआ होता तो चोट उसे कमर, जांघों, हिप्स वगैरह पर लगती, नोचने खरोचने के निशान भी होते, उसकी वजाइना पर भी चोटें होती या कुछ निशान होते, जो कि नहीं थे। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने रिपोर्ट में ये कहा था कि हेतल ने मौत से पहले सेक्स किया था क्योंकि उसका हाइमन थोड़ा सा फट गया था और वजाइना के बाहर सीमन भी मिला था। इस बात के बेसिस पर यह कहा गया कि रेप हुआ है, लेकिन हेतल की वजाइना के अंदर से सीमन नहीं मिला, उसके प्यूबिक हेयर में मिला, उसके अंडरवियर में। इसका मतलब ये हो सकता है कि सेक्स मर्जी से हुआ था। उसके बाद उसने कपड़े भी पहन लिए, तभी उसकी अंडरवियर में सीमन मिला। रेप होने की बात मान ली गई क्योंकि नैरेटिव ही ऐसा बन गया था। इससे हटकर किसी ने और कोई बात की ही नहीं। पूरा क्राइम होने में सिर्फ आधे घंटे का गैप था, शाम 5:20 से 5:50 तक का, जब हेतल की मां मंदिर गई थी। आधे घंटे में धनंजय ऊपर गया, उसने रेप किया, फिर हेतल की जान ले ली और बिना किसी खून पसीने में लथपथ वापस भी आ गया, जबकि हेतल का शरीर खून खून हो चुका था। किसी गवाह ने इस पर कोई बात नहीं की, किसी ने इस पर कोई सवाल भी नहीं किया। अदालत में सबूत के तौर पर पेश की गई एक घड़ी, जिसके लिए हेतल के परिवार वालों ने कहा था कि वो घड़ी धनंजय ने उनके घर से चुराई थी। पुलिस ने एक बटन भी जमा किया सबूत के तौर पर, जो कि बताया गया कि धनंजय की शर्ट से निकलकर गिर गया था। इस पर भी बहस नहीं हुई। एक चेन भी जमा हुई जो किसी दूसरे नौकर की थी, लेकिन उसने कहा कि उसने वो चेन धनंजय को दे दी थी। कोई पक्का सबूत नहीं था कि ये चीज़ें हेतल के घर से गायब हुई या मिली। जिस इंसान ने गवाही दी कि पुलिस ने चेन और बटन हेतल के घर से उठाए, वो पुलिस वालों को रोज चाय देता था। नीचे के गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने धनंजय को आवाज़ लगाई थी तो उसने तीसरे फ्लोर की बालकनी से सर बाहर निकाल कर जवाब दिया था। इसकी जांच हुई तो पता चला कि उस बालकनी पर ग्रिल लगी थी, वहाँ से कोई सर बाहर निकल ही नहीं सकता था, और जहाँ कथित रूप से गार्ड्स खड़े थे वहाँ से तो वो बालकनी दिखती भी नहीं थी। कुछ चीज़ें जिन पर सवाल उठाए गए और शक किया गया, जैसे कि रेप की बात किसने और क्यों की। डॉक्टर ने तो सिर्फ सेक्स की बात कही थी। सेक्स और रेप में अंतर होता है। सेक्स मर्जी से होता है, रेप जबरदस्ती। इन दो चीज़ों को अदल बदल कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हेतल की माँ जब वापस आई तो उन्होंने तुरंत लोगों को दरवाज़ा तोड़ने को कह दिया। ये एक बार भी नहीं सोचा कि शायद हेतल सो गई होगी या बाथरूम में होगी। अंदर फ़ोन करके चेक नहीं किया, थोड़ा इंतज़ार नहीं किया। हेतल के शरीर पर मिला सीमन धनंजय से मिलाकर देखा जा सकता था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि जितना कुछ भी सीमन लाश पर था वो धनंजय से मिलाकर चेक करने के लिए काफ़ी नहीं था। कोर्ट के बार बार बुलाने पर भी हेतल की मां नहीं आई। वो तभी आई जब कोर्ट ने 2 घंटे का नोटिस दिया। हेतल की मौत के बाद 6 महीने के भीतर पूरी पारेख फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। हेतल के पापा को अपना पूरा बिजनेस कोलकाता से समेटना पड़ा, लेकिन वो और बाकी फैमिली मीडिया की नज़र से बिल्कुल गायब हो गए। उन पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए। धनंजय को एक कमज़ोर डिफेंस की कीमत चुकानी पड़ी, ऐसा आज भी लोग कहते हैं। एक नज़रिया तो ये भी है कि हेतल के अपने मर्जी से किए सेक्स की बात उसकी माँ को पता चल गई थी और यह उनकी कंजर्वेटिव फैमिली को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसका अंत वही हुआ जो सब ने देखा, लेकिन कहानी का एंगल पूरी तरह बदल गया। ये सारी जानकारी आप तक जुटा कर लाई हैं हमारी साथी प्रेरणा। वीडियो के दौरान कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी मोहन। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।